वेस्टर्न घाट्स सह्याद्री। अरबी महासागर के साथ साथ चलती ये पर्वत श्रृंखलाएं सादी और शांत जरूर नज़र आती है, मगर इसके इतिहास की घटनाएं और किस्से आज भी यहाँ आने वालों से खूब बातें करती हैं। इन्हीं सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके वीर योद्धाओं को एकत्र करके भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक अध्याय रचा और स्थापित किया, मराठाओं का साम्राज्य, हिंदवी स्वराज्य। कैसा रहा होगा 16वीं शताब्दी का वो भारत? ऐसा क्या हुआ होगा जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज की स्थापना की प्रेरणा दी होगी? आखिर क्यों 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर पर हिंदवी स्वराज की स्थापना की शपथ ली होगी? ऐसे अनेक सवालों ने आज मुझे इस रायरेश्वर पर आने की प्रेरणा दी। सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में भारत पर उत्तर में मुगल शासक शाहजहां की हुकूमत हुआ करती थी। दक्षिण में बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का शासन चलता था। उस वक्त अहमदनगर के बादशाह हुआ करते थे अहमद निजाम शाह। गोलकोंडा पर सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का शासन था और समुद्र पर राज करते थे पोर्चुगीज। चारों ओर से भारत को इन सल्तनतों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। आसमान की ओर रुख करती ये सीधी सीढ़ी हमें रायरेश्वर पर ले जाती है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब हम ऊपर पहुंचे तो यहाँ का दृश्य मन को मोह लेने वाला था। इसी बीच जब हमने लहराते हुए भगवे झंडे को देखा तो शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। ये सभी परकीय सल्तनतें संपूर्ण भारत में और विशेष रूप से दक्कन में महाराष्ट्र में अपने सभी कार्यों के लिए मराठा सरदारों का उपयोग करती थी। ऐसे ही कुछ मराठा सरदार थे देवगिरी के यादव वंश के सिंदखेड़ के सरदार जाधव, पलटन के निम्बाड़कर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरहे और वेल्लूर के भोसले। सिंदखेड़ के सरदार लखोजी राजे जाधव की कन्या थी जीजाबाई जाधव, जो कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थी। वेलूर के मालोजी राजे भोसले के दो पुत्र थे, शाहजी राजे भोसले और शरीफ जी राजे भोसले। शाहजी राजे भोसले ये थे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता। उस समय मालोजी राजे यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी का पराक्रम देखकर निज़ाम शाह के वजीर मलिक अंबर ने मालोजी राजे भोसले को निज़ाम शाही का एक सरदार बना दिया। दौलताबाद उस समय निज़ाम शाह के सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। बीजापुर के आदिल शाह और मुगलों ने मिलकर जब निज़ाम शाही पर आक्रमण किया तो उस समय शाहजी राजे भोसले और शरीफ जी राजे भोसले इन्होंने निज़ाम शाही को मुगलों से बचाया। इसमें इंदापुर की लड़ाई में शरीफ जी राजे भोसले मारे गए। आगे चलकर निज़ाम शाह के वजीर मलिक अंबर और शाहजी राजे भोसले के बीच तनाव बढ़ने के कारण शाहजी राजे भोसले ने निज़ाम शाही को छोड़कर आदिल शाह से जा मिले। मंदिर की ओर जाते समय हमें इस पठार पर एक बड़ा तालाब भी देखने को मिलता है।
बारिश के इस मौसम ने रायरेश्वर का ये दृश्य बेहद अद्भुत बना दिया है। लखोजी राजे जाधव इन्हें सन 1570 में निज़ाम शाह की 5000 की मनसबदारी हासिल थी। सन 1572 में लखोजी राजे जाधव ने देवगिरी का किला जीतकर निज़ामशाही में शामिल किया। इस जीत के बाद निज़ामशाही ने खुश होकर उन्हें 10,000 मनसबदारी, 9 सरदार, 23 किले और 56 चावड़ियाँ जीवन भर के लिए दे दी। यह देवगिरी का किला एक ऐसा किला था जिसे निज़ामशाही अब तक जीत नहीं पाई थी और इसी वजह से लखोजी राजे जाधव को निज़ामशाही का वजीर भी बना दिया था। सन 1615 से 1629 तक लखोजी राजे जाधव और शाहजी राजे भोसले ने मराठा शक्ति को काफ़ी मजबूत किया। पच्चीस जुलाई सन 1629 को जब लखोजी राजे जाधव अपने पुत्र और पत्नी के साथ दौलताबाद किले पर निज़ाम शाह के दरबार में निज़ाम शाह से मिलने पहुँचे तो वहाँ उनकी मौत का षड्यंत्र पहले ही रचा जा चुका था। निज़ाम शाह के सरदार हमीद खान ने निज़ाम शाह से ये कहा कि लखोजी राजे जाधव की बढ़ती ताकत को देखते हुए लगता है कि वे फिर से मुगलों से जाके मिल सकते हैं और ये निज़ाम शाह के लिए एक खतरे की बात हो सकती है। निज़ाम शाह ने छल कपट से भरे दरबार में लखोजी राजे जाधव को मौत के घाट उतारा। एक शूरवीर और मराठा सरदार को उसकी ईमानदारी और पराक्रम का ऐसा फल देना निज़ाम शाह के लिए कोई नई बात नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई जाधव ये सीधा भगवान श्री कृष्ण के यादव घराने से ताल्लुकात रखती है। महाराष्ट्र में यादव इस शब्द का अपभ्रंश होकर जाधव हुआ है। शाहजी राजे भोसले ये प्रभु श्री रामचंद्र के वंश से ही आते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के 2 पुत्र थे, लव और कुश। कुश इसी वंश से भोसले घराने का जन्म हुआ है। मिर्जा राजा जयसिंह जिनके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर का तह करना पड़ा था, वे भी श्री रामचंद्र के पुत्र लव इसी घराने से आते हैं। ये दीवारें गवाह हैं हिंदवी स्वराज्य के साम्राज्य के उन पहले कदमों की। इस कुंड से बहता ये पानी रायरेश्वर पर 12 महीने इसी तरह बहता रहता है। प्राकृतिक रूप से बहते इस पानी को काफ़ी शुद्ध और पीने लायक माना जाता है। बारिश की वजह से यहाँ जमा पानी शायद आपको स्वच्छ ना दिख रहा हो, लेकिन पत्थरों के बीच से बहता ये पानी वाकई काफ़ी शुद्ध और पीने लायक है। बारिश की इन रिमझिम बूंदों के बीच हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए रायरेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे थे। बहते पानी के इस झरने की ठंडक और आवाज़ मन को मंत्रमुग्ध कर देती है।
यहाँ की ये हरियाली और प्रकृति का रूप देखकर मेरे कदम रायरेश्वर पर कुछ थम से गए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर आखिर हम उस ऐतिहासिक मंदिर तक आ पहुँचे जो गवाह रह चुका है हिंदवी स्वराज्य के उन पहले कदमों का। सोलहवीं शताब्दी की ये दीवारें जिन्होंने हिंदवी स्वराज के पहले अध्याय की रचना की है, आज मैं उन अफसानों को महसूस करने आया हूँ। यही वो शिवलिंग है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मावलों के साथ 27 अप्रैल सन 1645 में हिंदवी स्वराज की स्थापना की शपथ ली। कितना अद्भुत है ना, केवल 36,000 रुपयों से हिंदवी स्वराज के स्थापना की शुरुआत करना और सन 1645 से सन 1680 तक यानी इन 35 सालों में हिंदवी स्वराज का वार्षिक उत्पन्न 36,000 रुपयों से 2 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना। रायरेश्वर पर कैंपेनिंग की सुविधा भी बड़े ही अल्प खर्च में उपलब्ध है। किसी भी कार्य को करने के लिए एक दृढ़ निश्चय और संकल्प का क्या महत्व होता है, यह हमें रायरेश्वर पर आकर देखने और सीखने को मिलता है। रायरेश्वर की इस पावन धरती से जाते समय मैं यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वीर मावलों की यशोगाथा को देश और दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने का दृढ़ निश्चय और संकल्प करता हूँ और हिंदवी स्वराज की इस कहानी की कड़ी को आगे बढ़ाने का वचन देता हूँ। अगले एपिसोड में हिंदवी स्वराज के एक नए अध्याय के साथ किसी ऐसे किले पर मिलेंगे जिसकी दीवारों से हम मराठा साम्राज्य के हिंदवी स्वराज्य की बातें कर सकेंगे और उस दौर को बड़ी नज़दीकी से महसूस कर उसे जी सकेंगे। Yeah.